वंस अगेन सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन स्पीडी करंट अफेयर की चल रही है और बहुत ही कम कंटेंट इसमें बचा है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने इसका जो कंप्लीट एमसीक्यू है और वन लाइनर है कवर करा दिया है, और इनिशियल के भी 20-25 पेज कवर करा दिए हैं। आगे बढ़ेंगे और फर्दर इसमें कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, देख सकते हैं कि अक्टूबर 2023 से लेकर 1 सितंबर 2024 तक का इसमें कवरेज है। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए। मेन अट्रैक्शन देख सकते हैं, मेन पेज देख सकते हैं। तो बहुत कुछ हमने कवर कर लिया है। आज जो आगे कवर करने वाले हैं उस पेज पे सीधा चलते हैं। आज हमें कवर करना है भारत रत्न 2024 से बियॉन्ड वाला पोर्शन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कहूँगा दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अभी कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे ही कंटेंट में लगातार लाता रहता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। चलिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू कन्फर इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न 5 लोगों को दिया जा रहा है। मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा रहा था, लेकिन अभी बढ़ा के इस बार 5 लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें कर्पूरी ठाकुर साहब बिहार के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, इनको मिला इस बार, ठीक है। और इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जा रहा है, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। ये 5 लोग हैं, पांचों बड़े नाम हैं जिनको भारत रत्न दिया जा रहा है। अभी तक टोटल विथ ये पांचों को मिला के अभी तक टोटल 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। भारत रत्न की बात करें तो इसमें कर्पूरी ठाकुर इस बार के, ठीक है। इनका जन्म जो है जनवरी 1924 में पिटौजिया विलेज नियर कर्पूरी विलेज जो है आज के डेट में समस्तीपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। तो गोकुल ठाकुर एंड राम दुलारी देवी के घर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर और माता जी का नाम राम दुलारी देवी था। ही डायड 17 फरवरी को 1988 में इनका देहांत हो गया। इनकी पॉपुलैरिटी के वजह से इनको जननायक कहा गया। इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से इनको जननायक कहा गया। ही वन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम 1952 में जीता था इन्होंने। फ्रॉम ताजपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आए थे एज ए सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे, सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे जीत के आए थे। कर्पूरी ठाकुर वॉज द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ही वॉज द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, और ये 2 टर्म के लिए रहे थे 1970-71 से लेकर 1977-79 तक। एंड ही वॉज डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे ये बिहार के 1967 से 68 के बीच में। ही वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। ही गेव रिजर्वेशन टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ही गेव रिजर्वेशन टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने रिजर्वेशन दिया था। आफ्टर बिकमिंग चीफ मिनिस्टर 1977 में ही इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन ऑफ मुंगेरी लाल कमीशन, ड्यू टू विच बैकवर्ड पीपुल गॉट रिजर्वेशन इन द जॉब्स। 1978 में ही इंट्रोड्यूस्ड ग्राउंड ब्रेकिंग रिजर्वेशन मॉडल इन विच 26% रिजर्वेशन वॉज अलॉटेड विथ a specific quota for economically backward classes among scheduled tribe, economic backward class, women and upper caste में। He also gave the status of a second official language, उर्दू को दिया बिहार में इन्होंने स्टेटस, ठीक है, उर्दू को दिया हिंदी के बाद। ही इज़ द 40th पर्सन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड एंड 15th जो है पर्सन है हु रिसीव भारत रत्न पोस्टमसली, एंड 4th पर्सन है बिहार से जिनको भारत रत्न दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी जो है इनका, ही बिकम द 50th पर्सन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये 40th नहीं होगा, यहाँ पे गलत दे दिया, 49th होगा ये। 49th इनको, 50th लाल कृष्ण आडवाणी को, ठीक है। सो लाल कृष्ण आडवाणी जो है ये 50th पर्सन बने जो कि भारत रत्न अवार्ड मिला इनको। ही वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 8, 1927 इन कराची। उस समय तो पाकिस्तान में था, ये हमारा ही पार्ट था उस समय। और इन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया 1942 में, आरएसएस ज्वाइन किया 1942 में। और ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द बीजेपी, और जिसको बीजेपी को 1980 में इस्टेब्लिश किया गया था, तो उसमें फाउंडिंग मेंबर भी थे ये। इनकी ऑटोबायोग्राफी बुक है जिसका नाम है माई कंट्री माई लाइफ। इनकी ऑटोबायोग्राफी बुक है
जिसका नाम है माई कंट्री माई लाइफ, इन्होंने खुद ही लिखा है। ये स्टार्टेड रथ यात्रा स्टार्ट किया था इन्होंने सोमनाथ से लेकर अयोध्या के बीच में सितंबर 25, 1990 को ये स्टार्ट किया था इन द सपोर्ट ऑफ राम टेम्पल, और फाइनली राम टेम्पल तो बन ही गया है। ड्यूरिंग दिस ट्रिप ही वॉज अरेस्टेड, समस्तीपुर में लालू थे उस समय, इनको अरेस्ट करवाया था। 22 अक्टूबर 1990 को अरेस्ट कर लिया गया था। इन 1970 ही वॉज इलेक्टेड, राज्यसभा से फ्रॉम राज्यसभा में चुने गए थे जनसंघ सीट से। ही सर्व्ड एज द 7th डिप्टी PM ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 to 2004। ही वॉज ऑल्सो द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1998 से लेकर 2004 तक रहे थे। ही वॉज प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट बीजेपी के 2009 में, बट बीजेपी हार गई थी। ही वॉज अवार्डेड द पद्म विभूषण इन 2015। अब हम जान लेंगे थोड़ा सा MS स्वामीनाथन के बारे में। MS स्वामीनाथन जो हैं, ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है, वर्ल्ड में तो नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कुंभक कोनम में इनका जन्म हुआ था, तमिलनाडु में। इनका देहांत जो है सितंबर 28, 2023 को हो गया, चेन्नई में। स्वामीनाथन ने रिसीव किया था मेनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, जिसमें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इनको 1961 में दिया गया था। रैमन मैग्सेसे अवार्ड इनको दिया गया था 1971 में। अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड दिया गया था इनको। अलॉन्ग विद दिस ही वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद द पद्मश्री 1967 में मिला था, पद्म भूषण 1972 में मिला था, और पद्म विभूषण इनको मिल चुका है 1989 में। अब हम बात कर लेंगे दोस्तों PV नरसिम्हा राव की, जिनके समय में जो बहुत बड़ा कदम था वो था इकोनॉमिक रिफॉर्म का। सो ये जो है PV नरसिम्हा राव, ही वॉज बोर्न ऑन 28 जून 1921 इन लकनेपल्ली विलेज, जो कि वारंगल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तेलंगाना में, देन हैदराबाद हुआ करता था। और PV नरसिम्हा राव जो है, हिज फुल नेम इज़ कोमुलपट्टी वेंकटा नरसिम्हा राव। इनके फादर का नाम है सीताराम राव एंड मदर का नाम है इनका रुकमाबाई। ही वॉज द 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1991 to 1996। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। ही वॉज द 4th CM ऑफ आंध्र प्रदेश। ये 1971 से 73 के बीच में चौथे CM भी थे। 73rd एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और जो म्यूनसिपालिटी का कॉन्सेप्ट आया था वो लाया गया था, तो उस समय यही थे, उस समय PM यही थे। नेक्स्ट आता है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह वाज बोर्न ऑन December 23, 1902 में इनका जन्म हुआ था। एक जाट फार्मर फैमिली में इनका नूरपुर में इनका जन्म हुआ था, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। नेशनल फार्मर्स डे जो है इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे यानी कि 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इनका देहांत हो गया मई 29, 1987 में। ही वॉज फर्स्ट इलेक्टेड टू द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम छपरौली से ये जीते थे 1937 में। ही वॉज 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1979 से लेकर 1980 तक। ही वॉज CM ऑफ UP 1967 में थे एंड अगेन 1970 में बने। इनके ब्यूरियल प्लेस को किसान घाट कहा गया है, ब्यूरियल प्लेस को किसान घाट कहा गया। तो इस तरीके से हमने 5 लोगों का नाम देखा। अब हम देख लेंगे दोस्तों जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई 2023-24 में, उसके बारे में। सो 10वीं मित्र शक्ति एक्सरसाइज हुई है और ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई है। वेन्यू था इसका मदुरोया साउदर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। आर्मी की ये एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज, साउथ कोरिया और USA के बीच में हुई है ये एक्सरसाइज, ठीक है। 21st खान क्वेस्ट एक्सरसाइज हुई, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ये, 2024 की हुई। उलान बटोर जो कि मंगोलिया कैपिटल है, आर्मी की एक्सरसाइज है, ठीक है, आर्मी की एक्सरसाइज है। नहीं, खान क्वेस्ट हो गया। उदर शक्ति एक्सरसाइज छूट गया था। उदर शक्ति एक्सरसाइज 2024 में हुआ इंडिया मलेशिया के बीच में, और ये हुआ था कॉन्टन, मलेशिया एयरफोर्स का बेस है, वहाँ पे हुआ था। आर्मी का एक्सरसाइज है। 16th नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हुआ भारत और मंगोलिया के बीच में, और ये उमरोई मेघालय में पड़ता है, वहाँ पे हुआ। आर्मी का एक्सरसाइज है। फिर आते हैं 13th मैत्री एक्सरसाइज हुआ 2024 का इंडिया और थाईलैंड के बीच में।
और ये भी उमरोई मेघालय में ही हुआ। एयरफोर्स का ये एक्सरसाइज है। होपेक्स एक्सरसाइज हुआ 2024 का, इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुआ। इजिप्ट में ही हुआ, ये आर्मी का एक्सरसाइज है, इजिप्ट में ही हुआ, आर्मी का एक्सरसाइज है। फर्स्ट फ्रीडम एज एक्सरसाइज 2024 का हुआ। साउथ कोरिया और यूएस जापान इसमें शामिल रहते हैं। जेजू आइलैंड साउथ कोरिया में हुआ, नेवी का एक्सरसाइज है। 8th जीमैक्स एक्सरसाइज हुआ, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया और जापान के बीच में। योकोसुका जापान में हुआ और ये जो है नेवी का एक्सरसाइज है। 8th के बाद अब ये रेड फ्लैग एक्सरसाइज हुआ, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, अलास्का में ये कंडक्ट किया गया, यूनाइटेड स्टेट में। ये दोस्तों एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। 7th तर्कस एक्सरसाइज हुआ 2024 में, इंडिया और यूएस के बीच में, और ये दोस्तों हुआ कोलकाता में, और ये आर्मी का एक्सरसाइज है, आर्मी का ये एक्सरसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ज्वाइंट एक्सरसाइज शक्ति हुआ, इंडिया और फ्रांस के बीच में, शक्ति उमरोई मेघालय में हुआ, आर्मी का एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज पूर्वी लहर हुआ, इंडियन नेवी का ये एक्सरसाइज था, ईस्ट कोस्ट में कंडक्ट किया गया नेवी के द्वारा। एक्सरसाइज दोस्ती 16 हुआ, 3 देश शामिल थे, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका। ठीक है, नेवी का एक्सरसाइज था। गगन शक्ति एक्सरसाइज हुआ 2024 में, इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया गगन शक्ति। फील्ड फायरिंग रेंज पोखरन में ये एक्सरसाइज हुआ, एयरफोर्स का एक्सरसाइज था। एक्सरसाइज दस्तलिक हुआ, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, और ये हुआ तरमेज डिस्ट्रिक्ट उज्बेकिस्तान में ये कंडक्ट किया गया, तरमेज डिस्ट्रिक्ट उज्बेकिस्तान में कंडक्ट किया गया। ठीक है, और ये आर्मी का एक्सरसाइज था। IMT इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज 2024 हुआ, तंजानिया मोजाम्बिक में ही हुआ, नेवी का एक्सरसाइज था। एक्सरसाइज लेमिटिए हुआ, लेमिटिए इंडिया और सिसिल्स के बीच में हुआ, सिसिल्स में ही हुआ, ये आर्मी का एक्सरसाइज था। टाइगर ट्रम्प हुआ एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में, इंडियन ईस्टर्न सी बोर्ड पे हुआ, नेवी का एक्सरसाइज था। सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज हुआ 2024 का, इंडिया और यूएस के बीच में ये हुआ, और पोर्ट ब्लेयर में ये एक्सरसाइज हुआ, नेवी का एक्सरसाइज था। समुद्रा लक्ष्मण 2024 हुआ, इंडिया मलेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया। विशाखापत्तनम में ये नेवी का एक्सरसाइज था। फिर आता है 5th धर्म गार्जियन एक्सरसाइज हुआ 2024 का, 5th धर्म गार्जियन एक्सरसाइज हुआ 2024 का, इंडिया जापान के बीच में। महाजन फील्ड फाइटिंग रेंज में राजस्थान में किया गया, आर्मी का एक्सरसाइज था। शांति प्रयास 4 हुआ, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, और नेपाल मिलिट्री हेडक्वार्टर में हुआ, आर्मी का एक्सरसाइज था। फिर आता है सादा तनसीक एक्सरसाइज 2024, इंडिया सऊदी अरबिया के बीच में हुआ, और ये राजस्थान में कंडक्ट किया गया, आर्मी का एक्सरसाइज था। फिर आता है डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज 2024 का हुआ, इंडिया यूएई के बीच में हुआ, और थार डेजर्ट राजस्थान में कंडक्ट किया गया, आर्मी का एक्सरसाइज था। फिर आता है एक्सरसाइज अयुथ्या 2023 का हुआ, इंडिया और थाईलैंड के बीच में, नेवी का एक्सरसाइज था। मिलन एक्सरसाइज हुआ 2024 का, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, और विशाखापत्तनम में हुआ, नेवी का एक्सरसाइज था। 11th खंजर एक्सरसाइज हुआ 2024 में, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ, आर्मी का ये एक्सरसाइज था, बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ, आर्मी का एक्सरसाइज था। इसके अलावा जो है 2nd साइक्लोन एक्सरसाइज हुआ 2024 का, इंडिया इजिप्ट के बीच में हुआ, और ये अंसास इजिप्ट में किया गया, आर्मी का एक्सरसाइज था। फिर आता है बिनबैक्स 2023 का एक्सरसाइज हुआ, इंडिया वियतनाम के बीच में हुआ, वियतनाम में ही हुआ, आर्मी का एक्सरसाइज था। 7th सूर्य किरण एक्सरसाइज हुआ 2023 का, इंडिया नेपाल के बीच में हुआ, और ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया, आर्मी का एक्सरसाइज था। 2nd ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज हुआ 2023 का, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया, आर्मी का एक्सरसाइज था। और 14th वज्र प्रहार एक्सरसाइज हुआ, इंडिया यूएस के बीच में, उमरोई मेघालय में कंडक्ट किया गया, आर्मी का एक्सरसाइज था। 9th मित्र शक्ति एक्सरसाइज हुआ, इंडिया श्रीलंका के बीच में, और ये औंध पुणे में ये किया गया, आर्मी का एक्सरसाइज था। फिर आता है सी गार्जियन 3 चाइना पाकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज हुआ, नॉर्थ अरेबियन सी में कंडक्ट किया गया, नेवी का एक्सरसाइज था। आखिरी जो है इसमें बोंगो सागर एक्सरसाइज हुआ 2023 में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, नॉर्थ ऑफ बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया गया, नेवी का एक्सरसाइज था। नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा इलेक्शन हुए 2024 वाले, उसका रिजल्ट वगैरह तमाम चीज़ को देखेंगे। So after the announcement of Election Commission of India on March 16, 2024,
लोकसभा इलेक्शन जो है 2024 जो वेर हेल्ड अक्रॉस कंट्री 7 फेजेज में किए गए। अप्रैल 19 से लेकर जून 1 2024 के बीच में 44 दिन तक ये चला। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 18th लोकसभा ये इलेक्शन किए गए। द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन वेर डिक्लेयर्ड ऑन 4 जून 2024 को, इन विच द भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन के आई 240 सीटों के साथ, बट क्लियर कट मेजोरिटी नहीं थी। खैर, बीजेपी लेड एनडीए ने, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जो है 293 सीटें पाकर सरकार बनाया। तो कांग्रेस पार्टी 199 सीट्स एंड द कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस इंडिया ने जो है टोटल 234 सीटें जीती हैं। अदर पार्टीज़ में 10 जो है जीती टोटल सीट, और इंडिपेंडेंट ने 7 सीटें जीती हैं। अलॉन्ग विथ लोकसभा इलेक्शन 2024 का जो हुआ, असेंबली इलेक्शन भी हुए 4 स्टेट के, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के। आप देख सकते हैं 7 चरण में ये जो है चुनाव हुए थे। आप किस तरीके से हुए देख सकते हैं। फर्स्ट चरण में 102 सीटों के लिए 21 स्टेटों में चुनाव हुआ। ठीक है, नोटिफिकेशन दिया गया था 20 मार्च को, वोटिंग हुई 19 अप्रैल को। सेकेंड जो चरण था उसका जो है 89 सीटों पे चुनाव हुआ 13 स्टेट में। 28 मार्च को नोटिफिकेशन और 26 अप्रैल को चुनाव हो गया था, वोटिंग हो गई थी। अच्छा, सीट थर्ड चरण में 94 थे, 12 स्टेट में कंडक्ट किया गया था, और 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन, 7 मई को हो गया था इसका इलेक्शन। फोर्थ चरण में 96 सीटों पे इलेक्शन हुआ था 10 स्टेट में। 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन दिया गया था, 13 मई को ये कंडक्ट हो गया था। फिफ्थ चरण में 49 सीट्स के ऊपर जो है कंडक्ट किया गया था, और 8 स्टेट में किया गया था। 26 अप्रैल को नोटिफिकेशन, 20 मई को इलेक्शन हो गया था। छठे चरण में 57 सीटों की घोषणा और 7 स्टेट में किया गया। 29 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और 25 अप्रैल को तो ये हो गया था। 7वें चरण में 57 सीटों की घोषणा 8 स्टेट में, 4 मई को ये नोटिफिकेशन और 1 जून को ये जो है चुनाव हो गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा इलेक्शन 2024 का जो एग्ज़ाम से यूजफुल फैक्ट है वो देख लेते हैं। तो लोकसभा का इलेक्शन जो 2024 का वो कौन से नंबर का था, तो वो 18वें नंबर का था। इलेक्शंस वेर कंडक्टेड इन हाउ मेनी फेजेस, तो 7 फेजेस में हुए। इलेक्शन कमीशन का टैगलाइन क्या था इस बार, चुनाव का पर्व देश का गर्व। इलेक्शन कमीशन का टैगलाइन क्या था इस बार का टैगलाइन था चुनाव का पर्व देश का गर्व। इलेक्शन कमीशन नेशनल आइकन कौन बनाए गए थे, सचिन तेंदुलकर बनाए गए थे। इलेक्शन कमीशन के यूथ आइकन बनाए गए थे आयुष्मान खुराना साहब। इलेक्शन कमीशन की दिव्यांग आइकन बनाई गई थी शीतल देवी आर्चर हैं। करंट नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में 545 हैं। इलेक्शंस वेर हेल्ड फॉर 543 सीट्स, जिसमें स्टेट में 524 सीटों पे हुआ और यूटी में 19 सीटों पे इलेक्शन हुआ। नंबर ऑफ सीट्स फॉर एब्सोल्यूट मेजोरिटी 272 वाली चाहिए थी, 272 सीटें जिसको मिल जाती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी उसकी। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो 96.8 करोड़ हैं, अच्छा खासा नंबर है, जिसमें मेल वोटर्स की संख्या है 49.7 करोड़ और फीमेल वोटर्स की संख्या है 47.1 करोड़। नंबर ऑफ वोटर्स पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन टोटल थे 64.2 करोड़ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स जिन्होंने 31.2 करोड़ पार्टिसिपेट किया। करंट वोटर सेक्स रेशियो है 948। टोटल परसेंटेज जब वोटिंग हुआ उसमें देखा गया कि 65.979% की वोटिंग की गई। जो ऐप्स रिलीज किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वो था VHA, सी विजिल और KYC। पोर्टल्स रिलेटेड रिलीज बाई इलेक्शन कमीशन का सुविधा पोर्टल। नंबर ऑफ वुमेन MP इलेक्टेड इन 18th लोकसभा टोटल 74 चुनी गई। नंबर ऑफ MPs इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम 280 चुने गए फर्स्ट टाइम। आउट ऑफ 53 मिनिस्टर्स हाउ मैनी इमर्ज्ड विक्ट्री, तो 35 जो है 53 मिनिस्टर्स में से 35 दोबारा चुन लिए गए हैं। एंड हाईएस्ट परसेंटेज जो वोटिंग का रहा वो लक्षद्वीप में रहा 84%। लीस्ट परसेंटेज ऑफ वोटिंग रहा बिहार में 56% ही वोटिंग हुई। नोटा जो है दोस्तों हाईएस्ट वोट मिला इंदौर में 2.18 लाख जो है नोटा यहाँ पे दबाए गए। इससे पहले वाले इलेक्शन में 19 वाले में गोपालगंज सीट से हुआ था नोटा का प्रयोग सबसे ज़्यादा। नरेंद्र मोदी स्वेरिंग इन एज द प्राइम मिनिस्टर जून 9 को 2024 तीसरे टर्म के लिए लगातार। हेड्स ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज अटेंडेड द स्वेरिंग इन सेरेमनी, टोटल 7 देशों के हेड आए थे।
टोटल नंबर ऑफ पार्टीज इलेक्टेड इन 18th लोक सभा वेर 41 एंड MP इलेक्टेड अनअपोज्ड मुकेश दलाल BJP फ्रॉम सूरत सीट। इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू बिकम MP वाज प्रियंका जरकीहोली। वो हु वन द हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोट्स, ये जीता शंकर ललवानी ने। हु वन बाई लोएस्ट मार्जिन ऑफ वोट्स, ये थे रविंद्र दत्तराम वाइकर। यंगेस्ट MP पुष्पेंद्र सरोज थे, कौशाम्बी सीट से 25 साल के। ओल्डेस्ट MP बने थलाई कोटाई राजू ठेवर बालू DMK के 82 साल के। हु वन द ओनली सीट इन लद्दाख, हाजी हनीफा इंडिपेंडेंट। अब हम देख लेंगे पार्टी वाइज रिजल्ट परसेंटेज ऑफ वोट के थ्रू। BJP ने 240 सीटें जीती, वोट परसेंटेज था 36.56%, 5-6%। कांग्रेस ने 99 सीटें जीती और वोट शेयर जो था वो था 21.19% का वोट शेयर था। वही बात करें सपा ने जीता 37 सीट, ठीक है, उसने 37 सीट जीता और 37 सीटों में वोट शेयर रहा सपा का 4.58% का। AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें जीती, वोट परसेंटेज था 4.37। DMK ने जीता 22 सीट और वोट परसेंटेज था 1.82। TDP ने जीता 16 सीट और वोट परसेंटेज था 1.98। जदयू ने जीता 12 सीट, वोट परसेंटेज था 1.25। SHSUBT इसने जीता 9 सीट, वोट परसेंटेज था 1.48%। NCP-SP ने 8 सीट जीता, 0.92% का वोट शेयर था। शिवसेना ने जीते 7 सीट और वोट परसेंटेज था 1.15। लोजपा ने जीता 5 सीट, 0.44% वोट शेयर था। YSRCP ने जीता 4 सीट, 2.06% इसका वोट शेयर था। RJD ने जीता 4 सीट, 1.57% वोट शेयर था। CPIM ने जीता 4 सीट, इसका भी वोट शेयर ज़्यादा नहीं था, 1.76 था। आम आदमी पार्टी ने जीता मात्र 3 सीट, 1.11% वोट शेयर। हम एस ने जीता 1 सीट, 36.5% का। NCP ने जीता 1 सीट, 0.32% का जो है वोट शेयर था। एंड ये 36.5 नहीं होगा। AIMIM ने जीता 1 सीट, 0.22% का इसका वोट शेयर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट एंड विनर देख लेंगे एक बार। वाराणसी दांव पे लगी थी नरेंद्र मोदी के लिए, जीत गए। गांधीनगर में अमित शाह जीत गए। लखनऊ में राजनाथ सिंह जीत गए। अमेठी में किशोरी लाल शर्मा, इसने हरा दिया स्मृति ईरानी को, इन्होंने हरा दिया स्मृति ईरानी को। रायबरेली से राहुल गांधी जीत गए। वायनाड से भी राहुल गांधी जीते, दोनों जगह से जीते। अयोध्या से जीते अवधेश प्रसाद। मंडी से जीती, मंडी सीट से कंगना रनौत जीत गई। नगीना सीट से जीते चंद्रशेखर रावण। कन्नौज से जीत गया अखिलेश यादव जीत गए। और मेरठ से जीते अरुण गोविल, ये वही है रामायण वाले। और बहरामपुर से जीता यूसुफ पठान ने, ठीक है। अब देख लेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1919 में हुआ था। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो है, इनका नाम है गिलबर्टो होंगबो। 1 अक्टूबर से काम कर रहे हैं। इसमें 187 मेंबर है। आखिरी यानी कि 187वां जो मेंबर था उसका नाम, उस कंट्री है टोंगा। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये 1923 में इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है लियोन्स फ्रांस में। चेयरमैन इसके नसर अल रईसी हैं। 194 मेंबर है। जो आखिरी मेंबर बना 194वां वो है किरीबाती। अगला है देखिए कॉमनवेल्थ का गठन 1931 में हुआ था। लंदन UK में इसका हेडक्वार्टर है। और पैट्रिशिया स्कॉटलैंड जो है इसकी जनरल सेक्रेटरी हैं। 54 देश हैं इसमें टोटल। 54वां देश जो था मालदीव्स था। यूनाइटेड नेशंस जो है इसका गठन 1945 में हुआ था। न्यूयॉर्क में इसका जो है हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुटरेस इसके जो है पुर्तगाल के अभी जो है करेंट इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। और 193 मेंबर्स होते हैं इसमें। 193वां मेंबर जो है साउथ सूडान है।
आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका गठन जो है 1945 में हुआ था। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी अभी जो हेड है वो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा हैं। 190 मेंबर हैं टोटल। 190वां मेंबर जो है एंडोरा है। 190वां मेंबर एंडोरा है। वर्ल्ड बैंक की बात कर ले दोस्तों तो 1945 में गठन हुआ था। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और अजय बंगा अभी इसके जो हैं हेड हैं। 189 मेंबर है और नौरू इसका जो है आखिरी मेंबर था। फिर आता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको। 1945 में गठन हुआ था। रोम इटली में इसका जो है हेडक्वार्टर है। क्यू डोंग जो है इसके अभी हेड हैं और 197 मेंबर है इसमें टोटल। ICJ, इंटरनेशनल चीफ जस्टिस जो है, चीफ ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सॉरी, 1945 में गठन हुआ था हेग में। नीदरलैंड की कैपिटल है, नीदरलैंड का एक शहर है हेग। नवाफ सलाम इसके हेड हैं। 1994 में 194 इसमें मेंबर हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। 1945 में गठन। आंद्रे अजूले इसके हेड हैं, प्रेसिडेंट कह सकते हैं। 195 इसमें मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को के बाद यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क है। 1946 में ये बना था। इसका हेड है कैथरीन रसेल और 191 इसमें मेंबर्स हैं। 191 मेंबर्स हैं। फिर आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 1948 में गठन हुआ था। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अधानोम इसके जो है हेड हैं। 194 इसमें मेंबर्स हैं। OECD का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में। 1961 में गठन हुआ था इसका। मैथियास कॉर्मन जनरल सेक्रेटरी हैं। 37 मेंबर। 37वें मेंबर जो है कोलंबिया है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1949 में हुआ था। ब्रुसेल्स में इसकी हेडक्वार्टर है। मार्क रूटे जनरल सेक्रेटरी हैं। 32 मेंबर है। 32वां मेंबर स्वीडन है। UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, 1950 में गठन। जिनेवा में हेडक्वार्टर है। फिलिपो ग्रांडी इसके हाई कमिश्नर है। 135 इसमें मेंबर्स हैं। यूरोपियन यूनियन का गठन 1998 में हुआ था। ब्रुसेल्स इसकी जो है हेडक्वार्टर है। उर्सुला बंदर लेओन इसके हेड हैं। 27 मेंबर है। ब्रिटेन जो है इससे एग्जिट कर गया है अभी रिसेंटली। यूरोपियन यूनियन का गठन 1958 में हुआ था ब्रुसेल्स में। अच्छा, ये तो हो गया। ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। हाइथम अल घाइस इसके हेड हैं। 13 कंट्रियां हैं इसमें। कतर और इक्वाडोर इससे बाहर निकल गए हैं, ये भी एक बड़ी खबर है। नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं। भारत के द्वारा ही चलाया गया था, जवाहरलाल नेहरू थे उस समय। 1961 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है और इसके करंट जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इल्हम अलीयेव। 120 मेंबर्स हैं इसमें। फिर आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। 1961 में गठन हुआ था। लंदन UK में इसका हेडक्वार्टर है। और एग्नेस कैलमर्ड इसके जो है जनरल सेक्रेटरी। 150 टोटल मेंबर्स हैं। अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, 1964 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और रेबेका ग्रिन्सपैन जो है इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। फिर आता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1965 में गठन। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर। अचीम स्टेनर इसके जो हैं हेड हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का गठन 1966 में। मनीला, फिलीपींस की कैपिटल में इसका हेडक्वार्टर। मत्सुगु असाकावा इसके हेड हैं। 68 इसमें जो है मेंबर्स हैं। NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन 2014 में हुआ था। संघाई, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। दिल्मा रोसेफ इसके हेड हैं। 9 मेंबर्स हैं टोटल। 9th मेंबर इजिप्ट है। एशियान की बात करें तो 1967 में बना था एशियान। जकार्ता में इसकी कैपिटल है। लिम जॉक होई इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। 11 मेंबर है। 11वां मेंबर जो है ईस्ट तिमोर है। फिर आता है सार्क का हेडक्वार्टर जो है काठमांडू में। 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसाला रुआन विराकून इसके हेड हैं। 8 इसमें मेंबर हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। फिर आता है G15 का गठन 1989 में हुआ था। जिनेवा में हेडक्वार्टर है। 17 डेवलपिंग नेशन इसमें शामिल है। 17 डेवलपिंग नेशन। एपेक 1989 में ही गठन हुआ था। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहते हैं। सिंगापुर में हेडक्वार्टर है। प्रयुत चान ओ वोंगुश्वान इसके हेड हैं। 21 मेंबर है। 21वां मेंबर वियतनाम है।
यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन काउंसिल जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट 2006 में हुआ था, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। फेडरिको विलेगस इसके हेड हैं, 47 टोटल मेंबर हैं इसमें। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1995 में हुआ था, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। और नागोजी ओकोंजो इवेला इसके हेड हैं, नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। 164 मेंबर है, 164वां मेंबर इसमें अफगानिस्तान है। नेक्स्ट आता है असेम का गठन 1996 में हुआ था, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है इसका और 53 मेंबर हैं। बिम्स्टेक का जो है गठन 1997 में हुआ था, ढाका में हेडक्वार्टर है। शाहिदुल इस्लाम इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, 7 टोटल इसमें मेंबर्स हैं। फिर आता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बना था, बीजिंग में हेडक्वार्टर है। झांग मिंग इसके जनरल सेक्रेटरी, 10 मेंबर है टोटल, 10वां मेंबर बेलारूस है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है 2002 में बना था, हेग नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है। प्यूटर हॉफ मंस्की इसके हेड हैं, 124 मेंबर है, 124वां मेंबर जो है मलेशिया है। अफ्रीकन यूनियन EU का गठन 2002 में हुआ था, अदीस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर है। फेलिक्स एंटोनी सेडकी इसके हेड हैं, 55 इसमें मेंबर्स हैं। इब्सा का गठन 2004 में हुआ था। लुगानो जो हैं स्विट्ज़रलैंड के इसके हेड हैं, 3 मेंबर हैं, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का गठन जो है 2008 में हुआ था, संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। सरजेई रियाबकोव इसके हेड हैं, 10 इसमें मेंबर हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन जो हुआ था 2015 में हुआ था, इंडिया और फ्रांस का इसमें योगदान था और गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल इसके अजय माथुर है। 100वां मेंबर बना था पैराग्वे, 100वां मेंबर बना था पैराग्वे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल समिट्स देख लेंगे एक बार, इंटरनेशनल समिट्स के बारे में देखते हैं। 24वां SCO समिट हुआ 2024 वाला, 24वां SCO समिट हुआ 2024 में। इवेंट ये हुआ जुलाई 4 2024 में। इसका जो ये हुआ था ये अस्ताना कजाकिस्तान में कंडक्ट किया गया था। इसको चेयर किया था खुद कजाकिस्तान ने। इंडिया को रिप्रेजेंट किया भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने। 10वां जो न्यू मेंबर कंट्री इसमें ज्वाइन हुआ है वो बेलारूस है। इससे पहले 9th जो था वो ईरान था। 23rd समिट जो हुआ था वर्चुअल हुआ था, भारत ने कंडक्ट किया था उसको। 50th G7 समिट जो हुआ 2024 में, इस इवेंट को जो है इटली में किया गया था, फशानो अपूलिया में। 49th जो हुआ था वो हुआ था जापान 2023 में। और 51 जो होगा वो कनाडा में होगा 2025 में। 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ 2024 वाला, इवेंट ये हुआ पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने एड्रेस किया इट्स इनॉग्रल सेशन को। थीम था इसका टुवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। 54th एनुअल मीटिंग हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2024 में। ये इवेंट जो है डावोस में हुआ, स्विट्ज़रलैंड में। मेन टॉपिक था इसका रीबिल्डिंग ट्रस्ट। इंडिया ने इस्टेब्लिश किया एक अलायंस फॉर द ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी इन दिस मीटिंग। 19th नाम समिट हुआ, नॉन अलाइन मूवमेंट समिट कहते हैं। इस इवेंट को कंडक्ट किया गया कंपाला, युगांडा की राजधानी में। इसका थीम था डीपेनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल प्रोस्पेरिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इसमें दिया फॉरेन मिनिस्टर हमारे S जयशंकर साहब ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ COP28। इस इवेंट का जो है रखा गया था दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इसके चेयरमैन जो थे, चेयरमैन ऑफ COP28 व सुल्तान अहमद अल जबेर। COP27 जो हुआ था उसको इजिप्ट में किया गया था 2022 में। और COP29 जो होगा वो अजरबैजान में होगा, बाकू में 2024 में। 3rd वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया था 2023 में। इवेंट को ये 24 से 26 नवंबर 2023 के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था बैंकॉक, थाईलैंड में। इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था विश्व हिंदू फाउंडेशन के द्वारा। फर्स्ट जो था वो नई दिल्ली में हुआ था 2014 में। सेकंड जो हुआ था वो शिकागो में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स, 2018 में। 43rd जो एशियान समिट हुआ था 2023 में हुआ था। दिस इवेंट वाज हेल्ड इन जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। थीम इसका था एशियन मैटर्स ईपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ करके इसका जो था थीम था। एंड वर्ल्ड हेल्थ समिट हुआ था 2023 में। इवेंट ये कंडक्ट किया गया 15 से 17 अक्टूबर 2023 के बीच में बर्लिन, जर्मनी में। थीम था इसका डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन।
हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जो थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वर्चुअली इसमें। सेकेंड जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्ल्ड हेल्थ समिट का, वो शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स में 2018 में हुआ था। फिफ्थ वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 2023 में हुआ था। इवेंट ये बेंगलुरु कर्नाटका में। मैस्कॉट था इसका कॉफ़ी स्वामी। थीम था इसका सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी। 18th G20 समिट जो हुआ था 2023 में हुआ था। इस इवेंट को जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में कराया गया था, इंडिया में। थीम था इसका वसुधैव कुटुंबकम। इंडियन शेरपा जो थे अमिताभ कांत थे, इसमें इंडियन शेरपा चुने गए थे अमिताभ कांत। और फर्स्ट जो G20 का शेरपा मीटिंग हुआ था वो उदयपुर राजस्थान में हुआ था। न्यू परमानेंट मेंबर चुना गया इसमें G20 का अफ्रीकन यूनियन को। 17th जो हुआ था इंडोनेशिया में हुआ था 2022 में। और 19th जो हुआ या होगा वो होगा 2024 में ब्राज़ील में। 15th ब्रिक्स समिट हुआ 2023 में। इवेंट ये कंडक्ट किया गया जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में। इट वाज चेयर्ड बाय सिरिल रामफोसा, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। रिप्रेजेंटेशन इंडिया से सीधे पीएम मोदी साहब का था। थीम था इसका ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 6 कंट्री को इंक्लूड किया गया इसमें मिडिल ईस्ट था, और सऊदी अरेबिया था, यूएई था, इथियोपिया था, अर्जेंटीना था और ईरान था। 14वीं जो समिट हुई थी वो बीजिंग चाइना में 2022 में हुई थी, और 16वीं जो होगी वो रसिया में होगी 2024 में। 33rd जो नाटो समिट हुआ 2023 का, वो इवेंट जो हुआ विल्नियस लिथुआनिया की कैपिटल है वहाँ पे हुआ था। 32nd जो हुआ था वो 2022 वाला मैड्रिड स्पेन में हुआ था। 34वां जो होगा वाशिंगटन डीसी यूएसए में होगा। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हुआ 2023 में। इवेंट ये नई दिल्ली में कंडक्ट किया गया। थीम इसका था रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रोरी चैलेंजेस फिलॉसफी। नेशनल समिट देखेंगे 2023-24 का। तो अब हम दोस्तों कवर करेंगे नेशनल समिट्स के बारे में जो कि 2023-24 में हुई है। पहला समिट यहाँ पे देखिए 9th रायसीना डायलॉग हुआ है 2024 में। ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था नई दिल्ली में 21 से 23 फरवरी 2024 के बीच में। और इनॉग्रेशन इसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। इसके चीफ गेस्ट थे कैरिकोस मित्सोताकिस, ये पीएम है ग्रीस के। थीम था इसका चतुरंगा स्ट्रगल कंपटीशन कोऑपरेशन क्रिएशन। वर्ल्ड बुक फेयर लगा 2024 में। ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था 10 से 18 फरवरी 2024 के बीच में। ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। इसका इनॉग्रेशन जो है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने किया। गेस्ट कंट्री थी इसमें सऊदी अरेबिया, और थीम था इसका मल्टीलिंगुअल इंडिया ए लिविंग ट्रेडिशन। विंग्स इंडिया 2024 का ऑर्गेनाइज हुआ। इवेंट ये बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में ऑर्गेनाइज हुआ। इसका थीम था कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल। बेस्ट एयरपोर्ट इसमें डिसाइड किया गया कि बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कंपेगौड़ा वाला है वो बेस्ट एयरपोर्ट होगा, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI को भी इसमें बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा ज्वाइंटली विद द कंपेगौड़ा दिया गया। बेस्ट कार्गो सर्विस अवार्ड इसमें दिया गया स्काईवेज एयर सर्विसेज को। 8th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट हुआ। ये इवेंट नई दिल्ली में 24 नवंबर 2013 को ऑर्गेनाइज किया गया था। इनॉग्रेशन इसका यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने किया, और थीम था इसका डेवलपमेंट विथ लैंड वाटर एंड रिवर्स। 7th इंडिया मोबाइल कांग्रेस ऑर्गेनाइज हुआ। इवेंट ये 27 अक्टूबर 2023 को ऑर्गेनाइज हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में। थीम था इसका ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। और बिजनेस 20 समिट जो है इंडिया का ऑर्गेनाइज हुआ 2023 में। इवेंट ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ 25 से 27 अगस्त 2023 के बीच में। थीम था इसका रेज, दैट इज रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेटेड इनोवेटिव सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस। 26th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो है 2023 का ऑर्गेनाइज हुआ। इवेंट ये इंदौर मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ 24 से 25 अगस्त 2023 को। थीम था इसका डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स। एंड 4th नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 में ऑर्गेनाइज हुआ। ठीक है,
4th नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 में। ये इवेंट नई दिल्ली मार्च 2 2023 को ऑर्गेनाइज हुआ था। इसका थीम था आइडियाज़ फॉर अ बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इसका थीम था। G20 का इम्पावर समिट ऑर्गेनाइज हुआ। G20 का इम्पावर समिट इवेंट ये गांधीनगर गुजरात में 1 से 2 अगस्त के बीच में 2023 में ऑर्गेनाइज हुआ था। थीम था इसका वुमेन लेड डेवलपमेंट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। 7th इंटरनेशनल धर्माधम्म कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ। इवेंट ये भोपाल मध्य प्रदेश में 3 से 5 मार्च 2023 के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ। इनॉग्रेशन इसका प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया। थीम था इसका ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर ए न्यू एज, इसका थीम था। 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस ऑर्गेनाइज हुआ। इवेंट ये जयपुर में 21 से 23 फरवरी 2023 के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ। थीम था इसका रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज रिस्पॉन्स एंड विजन फॉर द फ्यूचर। 14th एरो इंडिया जो है 2023 वाला ऑर्गेनाइज हुआ। इवेंट ये बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ था। टॉपिक था इस बार का द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ 2023 का। इवेंट ये लखनऊ में 11 से 12 फरवरी 2023 के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ। थीम था इसका न्यू इंडियाज़ ग्रोथ इंजन। 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज हुआ। इवेंट ये नागपुर महाराष्ट्र में जनवरी 3 2023 को ऑर्गेनाइज हुआ था। इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। 30वां नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज हुआ। ये इवेंट अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज हुआ। 27 से 31 जनवरी 2023 के बीच में ये ऑर्गेनाइज हुआ। थीम था इसका अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये एक्चुअली देखिए 9 जनवरी को जो है महात्मा गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, उसी दिवस को जो है प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है भारत में। 17वां प्रवासी भारतीय कॉन्फ्रेंस जो है 2023 में ऑर्गेनाइज हुआ था। और ये जो है इवेंट इंदौर में मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था। चीफ गेस्ट इसके रखे गए थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो कि प्रेसिडेंट हैं गियाना के। स्पेशल गेस्ट चुने गए थे इसमें प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और थीम था इस कॉन्फ्रेंस का डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अब हम देखेंगे दोस्तों वेरियस ऑपरेशंस जो कि 2022 से 24 के बीच में हुए हैं। ऑपरेशन राइजिंग सन जो है दोस्तों ये स्टार्ट किया गया था डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ताकि बस्ट किया जा सके गोल्ड की स्मगलिंग का जो सिंडिकेट बना हुआ है 4 स्टेट में, उसको तोड़ने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था एक्सेस ऑपरेशन राइजिंग सन। ऑपरेशन बम्बी बकेट जो है एयरफोर्स के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि एक्सटिंग्विश किया जा सके फायर को जो कि नैनीताल में उत्तराखंड में लग गया था। ऑपरेशन मर्यादा स्टार्ट किया गया था उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड पुलिस ने स्टार्ट किया कि भाई कंडक्ट करेंगे केदारनाथ यात्रा को सही से बिल्कुल प्रॉपर। ऑपरेशन शील्ड जो है इजराइल ने नाम किया अपने डिफेंस ऑपरेशन को जो कि ईरानियन अटैक को रोकने के लिए किया गया था। ऑपरेशन संकल्प जो है ये स्टार्ट किया गया था अंडर इंडियन नेवी ने ईरानियन शिप अल कंबर और 23 पाकिस्तानी सिटीजन्स को बचाया समुंदर के लुटेरों से, पायरेट से। ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया ताकि रेस्क्यू किया जा सके इंडियन जो कि ट्रैप्ड हो गए थे, फंस गए थे हैती में। ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया ताकि क्रैकडाउन किया जा सके कैटल स्मगलिंग जो कि जे.एंड.के पुलिस ने ये कंडक्ट किया था। ठीक है, जे.एंड.के में ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाई जे.एंड.के पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट कहता है कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है ये अंडर दिस रेलवे ने आरपीएफ ने इनफैक्ट रीयूनाइट किया मोर देन 549 चिल्ड्रेन को उनके फैमिलीज़ के साथ। अल अक्सा अटैक जो है ये नाम दिया हमास ने, इसका नाम दिया ऑपरेशन अगेंस्ट इजराइल चलाया था अल अक्सा पे। ऑपरेशन अमृत ये जो है चलाया गया ताकि रिड्यूस किया जा सके यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय गवर्नमेंट ऑफ केरल ने चलाया ताकि एंटीबायोटिक का यूज़ कम किया जा सके। ऑपरेशन अजय ये चलाया गया था ताकि हमारे देश के लोग जो फंसे हुए थे इजराइल में
वो इजराइल हमास के वार में उनको क्षति ना हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके इवैक्यूएशन के लिए चलाया था। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो है ये ईरान ने कोड नेम दिया अपने ऑपरेशन का, जो कि हमास के ऊपर ये रिटेलिएट करते हुए कर रहा है। ऑपरेशन चक्रा 2 जो है ये नाम दिया गया है। अंडर दिस रेड्स वेर कंडक्टेड एट वेरियस प्लेसेस बाय सीबीआई टू एलिमिनेट द साइबर क्राइम माफिया। ऑपरेशन सजग चलाया गया टू इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स इन इन्हेंसिंग कोस्टल सिक्योरिटी बाई इंडियन कोस्ट गार्ड, ये चलाया गया है। ऑपरेशन त्रिनेत्रा 2 जो है ये चलाया गया है ताकि फ्लश आउट किया जा सके टेररिस्ट जो कि हाइड कर रहे हैं पुंछ में, जम्मू कश्मीर में, और कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं आर्मी के और पुलिस के दोनों ने मिलके जो है ये चलाया है। ऑपरेशन करुणा जो है दोस्तों ये चलाया गया ताकि असिस्ट किया जा सके म्यांमार के जो लोग हैं जो कि साइक्लोन मोचा के द्वारा अफेक्टेड हैं, उनको चोट पहुंची है, तो इंडियन नेवी ने उनको राहत के लिए ये चलाया है। ऑपरेशन ध्वस्त जो है ये चलाया गया ताकि एंड किया जा सके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म को एनआईए के द्वारा। ऑपरेशन कावेरी जो है दोस्तों ये चलाया गया है टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रैंडेड इन वार टोन सूडान में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये चलाया गया। ऑपरेशन मर्यादा जो है दोस्तों ये उत्तराखंड पुलिस ने चलाया है ताकि जितने भी वहाँ पे पिलग्रिमेज प्लेसेस है, टूरिस्ट प्लेसेस है, उनकी क्लीनिनेस को जो है मेंटेन किया जा सके। ऑपरेशन सद्भावना दोस्तों ये चलाया गया टू हेल्प पीपल इन रूरल एरियाज एंड एरियाज नियर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं पाकिस्तान के साथ, इन जम्मू एंड कश्मीर बाई इंडियन गवर्नमेंट ने ये चलाया, इंडियन आर्मी ने चलाया इनफैक्ट। ऑपरेशन अलर्ट जो है दोस्तों ये चलाया गया ताकि इन्हेंस किया जा सके सिक्योरिटी अलॉन्ग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बाय BSF, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस ये चलाया गया दोस्तों रेड्स बाय NIA एंड ED के द्वारा रेड किए गए जा रहे हैं अगेंस्ट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया फॉर स्प्रेडिंग वायलेंस एंड टेरर फंडिंग इट इन कंट्री। ऑपरेशन दोस्त चलाया जा रहा है ताकि हेल्प किया जा सके अर्थक्वेक अफेक्टेड तुर्की और सीरिया को बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑपरेशन गरुड़ा जो है दोस्तों CBI के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि एलिमिनेट किया जा सके ड्रग नेटवर्क को। ऑपरेशन मेघ चक्र जो है ये चलाया जा रहा है CBI के द्वारा ताकि ट्रेस किया जा सके लोगों को हु आर सर्कुलेटिंग चाइल्ड प्रोनोग्राफी। ऑपरेशन नार्कोज चलाया जा रहा है दोस्तों ताकि स्टॉप किया जा सके ड्रग स्मगलिंग को थ्रू रेल, जो कि रेल के द्वारा ड्रग स्मगलिंग चल रही थी बाई RPF ये चलाया जा रहा है। मिशन अमानत जो है दोस्तों ये चलाया जा रहा है फॉर ट्रैकिंग ऑफ लॉस्ट लगेज ऑफ पैसेंजर्स बाय इंडियन रेलवेज। ऑपरेशन गंगा जो है चलाया जा रहा है टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स एंड स्टूडेंट्स ट्रैप्ड इन वार टोन यूक्रेन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन ओलिविया जो है दोस्तों ये चलाया जा रहा है ताकि रेस्क्यू की जा सके ओलिव रिडले टर्टल जो हैं उनको उड़ीसा में ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन विजिलेंट जो है दोस्तों ये चलाया जा रहा है टू प्रिवेंट स्मगलिंग ऑफ इलिसिट टोबैको एंड इलिसिट लीकर इन ट्रेन्स बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है दोस्तों ये चलाया जा रहा है ताकि रेस्क्यू किया जा सके इंडियंस को जो कि फंस गए थे तालिबान ऑक्युपाइड अफगानिस्तान के द्वारा जो फंस गए थे लोग, उनको निकालने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये चलाया गया था। ऑपरेशन अवेलेबल चलाया गया था दोस्तों ताकि कर्व किया जा सके ब्लैक मार्केटिंग को रेलवे में जो हो रही है, रेलवे टिकट में खासकर RPF जो है इसके लिए एक्टिवेट हो गई है, उसको कम करने की कोशिश कर रही है। ऑपरेशन आहत जो है दोस्तों चलाया गया है ताकि सेव किया जा सके वुमेन और चिल्ड्रन को फ्रॉम ट्रैफिकर्स बाय RPF, ये भी चलाया गया है। ऑपरेशन सर्द हवा दोस्तों ये चलाया गया है टू प्रिवेंट इंसिडेंट्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन बाय BSF इन डेंस फॉग अलोंग द वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान। इसे BSF ने ही चलाया है ताकि मतलब कि फॉगी कंडीशन देखे कोई पाकिस्तानी न घुस जाए। ऑपरेशन परिवर्तन जो है दोस्तों ये चलाया गया है टू एंड द कल्टीवेशन एंड सप्लाई ऑफ कैनाबिस बाय गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया ताकि कवर किया जा सके 22 मोर पेरिसेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बाई सेंटर बिसाइड्स टोमेटोज ओनियन पोटैटोज। ऑपरेशन ग्रीन में इसको रखा गया है।
ऑपरेशन समुद्र सेतु दोस्तों चलाया गया ताकि ब्रिंग बैक किया जा सके इंडियंस को जो कि फंस गए थे उस समय मालदीव्स में कोविड के समय, और ये नेवी ने चलाया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय भी सेम था, इसमें रैपिड शिपमेंट किया गया ऑक्सीजन का इंडियन नेवी के द्वारा। कहाँ पे? तो वही मालदीव्स में। नेक्स्ट देखेंगे मेजर रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेंगे दोस्तों, मेजर रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स आया 2023-24 में। इसका इशूअर जो है मतलब जारी जो करता है वो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं। 4th एडिशन इसका आया है दोस्तों इस बार, जुलाई 12 2024 को रिलीज़ किया गया था। फर्स्ट स्टेट इसमें टॉप किया मतलब केरल और उत्तराखंड ने जॉइंटली। सेकेंड पे था तमिलनाडु। फर्स्ट एमंग यूटी देखेंगे तो यूटीओ में टॉप किया चंडीगढ़ ने। दूसरे पोजीशन पे था जम्मू कश्मीर। रैंक ऑफ बिहार जो था वो लास्ट था बिल्कुल, स्कोर था 57 मात्र। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आया दोस्तों 2023 वाला, 8th एडिशन था ये। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आया 2023 वाला, 8वां एडिशन था। इशूअर इसका था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। थीम जो था इसका इस बार दोस्तों वेस्ट टू वेल्थ इसका थीम था 2023 का। 2024 का थीम जो था वो होगा रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। क्लीनेस्ट सिटी इसके द्वारा दिया गया, ठीक है। क्लीनेस्ट सिटी जो है घोषित किया गया इंदौर और सूरत को ज्वाइंटली, और इंदौर जो है इसमें कई बार जो है जीत चुका है इस अवार्ड को। 3rd क्लीनेस्ट सिटी जो है नवी मुंबई निकल के आई। पटना का रैंक अच्छा नहीं है, 77वां रैंक है पटना का। क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड जो है महो चुना गया मध्य प्रदेश में। क्लीनेस्ट गंगा सिटी चुनी गई वाराणसी और प्रयागराज। क्लीनेस्ट सिटीज़ में जो कि 1 लाख से कम पॉपुलेशन की है उसमें टॉप पे था सासवद महाराष्ट्र का और पटन छत्तीसगढ़ का। क्लीनेस्ट एमंग स्टेट्स देखा गया, सबसे टॉप पे था इसमें महाराष्ट्र और नंबर 2 पे था एमपी। लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, राजस्थान है। बिहार का रैंक इसमें 15वां है, पूछता है बिहार का अलग से पूछ लेता है। 5th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स आया दोस्तों 2022-23 का। इशू इसको किया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। फर्स्ट एमंग लार्ज स्टेट्स देखेंगे दोस्तों तो केरल इसमें था फर्स्ट में लार्ज स्टेट में। सेकेंड पोजीशन पे था पंजाब। फर्स्ट एमंग स्मॉल स्टेट्स देखें तो दोस्तों गोवा जो था इसमें स्मॉल में नंबर 1 पे था। नंबर 2 पे इसमें मणिपुर और नंबर 3 में सिक्किम था। फर्स्ट एमंग यूटीज देखें दोस्तों जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे। सेकेंड पे है इसमें दिल्ली। रैंक बिहार का इसमें 20वां यानी कि लास्टवां था। ये भी पूछ सकता है कि 5th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में बिहार का रैंक कौन सा था, तो आखिरी था 20वां। रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट आया दोस्तों 2022 वाला इंडिया का। इसमें जो है ईश्वर इसका था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। 1,68,491 लोग जो है रोड एक्सीडेंट में मारे गए बेचारे 2022 में, विच इज़ एन इंक्रीज ऑफ 11.9% कंपेयर टू 2021। इन 2022 देखा जाए दोस्तों तो 36.2% जो डेथ था दिस अकर्ड ऑन नेशनल हाईवे। 24.3% ये जो डेथ था वो हाईवे पे हुआ, स्टेट हाईवे पे, और 39.4% जो डेथ हुआ वो रोड पे हुआ, नॉर्मल पे। इन 2022 देखा जाए दोस्तों तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स जो थे दे वर रिकॉर्डेड इन तमिलनाडु 13.9%। उसके बाद एमपी में डेथ हुए 11.8%। द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट अकर्ड इन उत्तर प्रदेश 13.4%। द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स इन एक्सीडेंट्स अकर्ड अमंग टू व्हीलर्स राइडर्स 44% था ये। सेकेंड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया 2023 में। इसका इशू था नीति आयोग इसका इशू था। तो पुअरेस्ट स्टेट जो था इसमें बिहार था, 33.76% जो था इसमें जो है स्कोर आया। और झारखंड जो था दूसरे नंबर पे, यूपी तीसरे नंबर पे। लीस्ट पुअर सबसे कम गरीब था केरल इसमें, और 13.5 करोड़ लोग जो थे दे केम आउट ऑफ द पॉवर्टी 2015-16 से लेकर 19-20-21 तक। मतलब अच्छा खासा अमाउंट जो है कह सकते हैं, अच्छा खासा परसेंटेज भी और नंबर भी कह सकते हैं कि गरीबी रेखा से बाहर निकला है। इन रूरल एरिया गरीबी जो है डिक्लाइन की 32.59% पहले हुआ करती थी, अब 19.28% हो गई है। अर्बन में भी डिक्लाइन हुआ, 8.65% पहले पॉवर्टी हुआ करती थी वो 5.27% हो गई है। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 47 to 44% बिटवीन 2015-16 से लेकर अभी तक का, मतलब 19-21 का डेटा है। सब्सटेंशियल डिक्लाइन देखा गया टोटल पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में फ्रॉम 24.85% से अभी ये जो घट के है 14.96% हो चुका है।
थर्ड एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स आया, इसे भी नीति आयोग ने यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने जारी किया, जुलाई 2023 में जारी किया गया। टॉप 3 स्टेट्स जो कि बिल्कुल रेडी हैं, एक्सपोर्ट में प्रिपेयर्ड हैं काफ़ी ज़्यादा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका है। टॉप एमंग हिमालयन स्टेट की बात करें तो इसमें टॉप पे आता है उत्तराखंड। टॉप एमंग अगर यूनियन टेरिटरी और स्मॉल स्टेट्स में देखेंगे तो गोवा इसमें टॉप पे आता है। बिहार का रैंक इसमें 22वां है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स आया दोस्तों, PGI 2.0 आया। इसका इशू जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जुलाई 2023 में ये जारी किया गया था। इट गिव्स मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ 73 डिफरेंट पैरामीटर्स। अंडर दिस 10 categories have been created which are based on 1000 marks. दे आर दक्ष, वो लोग जो कि 941 से 1000 के बीच में है। उत्कर्ष, जो लोग 881 से 940 के बीच में है। अति उत्तम 821 से 880। उत्तम 7 कह सकते हैं 761 से लेकर 820। और प्रचेष्ट जो है वो 701 से लेकर 760। प्रचेष्टा जो है 641 से 700। प्रचेष्टा 3 जो है, प्रचेष्टा 2 है ये, प्रचेष्टा 213 जो है 581 से लेकर 640। आकांक्षी हैं इसमें 521 से 580, आकांक्षी 1। आकांक्षी 2 है इसमें 461 से 520 और आकांक्षी 3 है 401 से लेकर 460। और इन दिस रिपोर्ट द ईयर 2021-2022 ऑफ PGI 2.0 there is no state in the top 5 categories in the overall ranking, while पंजाब एंड हरियाणा जो है they have found a place in 6th category। प्रचेष्टा 2 में कैटेगरी में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड हैव मेड इट इन द 9th कैटेगरी। एस्पायरेशनल में आए ये लोग। स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स आया 2021-22 का। इसको इशू किया यूनियन पावर मिनिस्टर RK सिंह ने। ठीक है, स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स आया 2021-22 का। इसको इशू किसने किया? इशू किया यूनियन पावर मिनिस्टर RK सिंह ने। फ्रंट रनर कैटेगरी में +60 पॉइंट में आंध्र प्रदेश और कर्नाटका रहा। अचीवर कैटेगरी में 50 से 60 पॉइंट के बीच में असम और हरियाणा रहा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है ये रहा आपका 2 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। ठीक है, अब देखेंगे रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस 2023-24 के। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 वाला जो है, इसे हेनली एंड पार्टनर्स इसको जारी करता है। इसमें टोटल कंट्रियां जो है 195 हैं। सिंगापुर इसमें टॉप पे आया। भारत का रैंक जो है 82nd आया, जो कि 80th था एक्चुअली 2023 में, तो घट गया इस बार, रैंक अच्छा नहीं है। AI रेडीनेस इंडेक्स आया 2024 का, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा ये जारी किया गया। 174 कंट्रियाँ टोटल पार्टिसिपेंट थी इसमें। सिंगापुर टॉप पे और भारत का रैंकिंग इसमें आया 72nd। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आया 2024 का। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको जारी किया। 146 टोटल मेंबर्स इसमें काउंट हुए। वियना ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो इसमें टॉप पे आया। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आया 2024 का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। 120 टोटल कंट्रियाँ, स्वीडन टॉप पे और भारत की रैंकिंग 63rd, थोड़ी सुधरी है, पहले 67 थी 2023 में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, भारत का परफॉर्मेंस में अच्छा नहीं 2024 वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे जारी किया। 146 कंट्रियों में आइसलैंड जो है टॉप पे था। भारत का रैंकिंग जो है 129वां आया, जो कि 2 रैंक और गिर गया, 127 था हमारा 2023 में। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आया 2024 का। याले यूनिवर्सिटी USA ने जारी किया। 180 कंट्रियों में भारत का रैंक जो था 176वां था। इस्टोनिया इसमें टॉप पे था। ग्लोबल पीस इंडेक्स आया 2024 का। इसमें भी भारत का रैंक अच्छा नहीं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया। आइसलैंड टॉप पे था। टोटल 163 कंट्रियों में भारत की रैंकिंग 116 है, मतलब थोड़ी सी सुधरी है बट फिर भी इतनी अच्छी नहीं है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे जारी किया। 119 कंट्रियों में यूनाइटेड स्टेट टॉप पे था और भारत का रैंकिंग इसमें थोड़ा अच्छा है, 39th है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया 2024 का। इसमें भारत अपने पड़ोसियों से भी पीछे है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस ने इसको जारी किया और हर साल जारी करता है। नॉर्वे इसमें टॉप पे था 180 कंट्रियों में। भारत की रैंकिंग जो है इसमें 159वीं आई।
साइबर क्राइम इंडेक्स आया 2024 का, साइबर क्राइम इंडेक्स आया 2024 का। 100 कंट्रियों के बीच में रसिया टॉप पे था, भारत की रैंकिंग 10वीं थी। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया 2024 का, हुरून ने इसको जारी किया और यूएस इसमें टॉप पे था, 3rd रैंकिंग भारत की थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया 2023-24 का, यूएनडीपी ने इसको जारी किया और 193 कंट्रियों में स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पे था और 134वें नंबर पे भारत था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया 2024 का, SDSN इसको जारी किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क बोलते हैं। 143 कंट्रियों में फिनलैंड टॉप पे था, भारत की रैंकिंग 126वीं थी, जो कि सेम थी 2023 में भी। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स आया 2022 का, इसमें यूएनडीपी ने इसको जारी किया। 193 कंट्रियों में फिनलैंड अगेन टॉप पे है, यहाँ पे देख सकते हैं 108वां नंबर जो है भारत का है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आया 2024 का और इसमें जो है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जो है यूएस का इसको जारी करता है। 55 टोटल मेंबर थे, अमेरिका टॉप पे था, भारत की रैंकिंग इसमें 42वीं थी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी हुआ 2023 का, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। 180 कंट्रियों में डेनमार्क टॉप पे था, भारत की रैंकिंग इसमें जो है 93 में थी, खराब हुई है थोड़ी सी। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग आई, ग्लोबल फायर पावर ही इसको जारी करता है। 145 कंट्रियों में अमेरिका टॉप पे था, 4th पे भारत था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आया 2024 का, हेनली एंड पार्टनर्स ने इसको जारी किया। 199 कंट्रियों में फ्रांस इसमें टॉप पे था, 80वां रैंक इसमें भारत का रहा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आया 2024 का, जर्मन वॉच ने इसको जारी किया। 63 कंट्रियों में डेनमार्क टॉप पे था, 4th पोजीशन पे था, बाकी 3 प्लेस वैकेंट थे, 7वें नंबर पे भारत था। ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग आई 2023 की और इसमें जो है भारत की रैंकिंग जो है 3rd थी, अमेरिका की 1st। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स आया 2023 का, इसमें जो है 108 कंट्रियों में डेनमार्क टॉप पे था, भारत का रैंकिंग जो था वो 64th था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया दोस्तों 2023 का, वेल्थ हंगर लाइफ ने इसको जारी किया, जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है। 125 कंट्रियों में बेलारूस टॉप पे था, भारत का रैंकिंग 111वां था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया दोस्तों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया। 132 कंट्रियों में स्विट्जरलैंड टॉप पे, भारत का रैंकिंग 40वां था। फिर आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 का, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिस्ट एंड पीस इसको जारी करता है। 163 कंट्रियों में आइसलैंड टॉप पे, भारत का रैंकिंग 126वां था। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 का अंकटाड ने, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने जारी किया। 187 कंट्री में अमेरिका टॉप पे, भारत जो है 7वें नंबर पे था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया 2023 में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। 146 कंट्री में आइसलैंड टॉप पे, भारत की रैंकिंग 127वीं थी। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया 2023 का, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने इसे जारी किया। 64 कंट्रियों में डेनमार्क टॉप पे था, 40वें नंबर पे भारत था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आया 2023 का, SDSN ने इसको जारी किया और इसमें बता दूं बहुत पीछे चलेगा हम लोग। इसमें हम लोग 146 कंट्री में फिनलैंड टॉप पे, भारत की रैंकिंग 122वीं थी। फिर आता है दोस्तों ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है 2023 का, ह्यूमन राइट्स ग्रुप वाक फ्री ने इसको जारी किया और कह सकते हैं कि 160 कंट्री में नॉर्थ कोरिया टॉप पे था। इसमें इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है 2023 का, हेरिटेज यूएस थिंक टैंक ने इसको जारी किया। 184 कंट्रियों में सिंगापुर टॉप पे था, भारत की रैंकिंग इसमें 131वीं थी। ग्लोबल गुड गवर्नमेंट इंडेक्स आया, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स कहते हैं, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स आया, छैडलर इंस्टीट्यूट ने जारी किया। 104 कंट्रियों में सिंगापुर टॉप पे था और भारत की रैंकिंग 57वीं थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया दोस्तों 2023 का और इसमें जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इसको जारी किया, फ्रांस का है। 180 कंट्री में नॉर्वे टॉप पे था और भारत की रैंकिंग इसमें 161वीं रही। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आया दोस्तों 2023 का, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। 139 कंट्री में सिंगापुर टॉप पे था, 38वां रैंक जो था भारत का था।